हेलो दोस्तों। मैं सतपाल चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस सेशन में। तो लास्ट क्लास अपनी टर्मिनोलॉजी ऑफ इंश्योरेंस का पार्ट वन था। आई होप कि आप सभी ने कवर कर लिया होगा। तो ये जो अपनी क्लास रहेगी, पार्ट टू है टर्मिनोलॉजी ऑफ इंश्योरेंस का। तो इसमें अपने एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं आज, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज होती है इंश्योरेंस अवेयरनेस में। तो दोस्तों, एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि जो एमसीक्यूज का जो पार्ट वन आपने अटेम्प्ट किया है, तो उसका आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर मेंशन कीजिए कि कितने राइट हो रहे हैं आपके या कितने रॉन्ग है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा बहुत मेरे को भी आइडिया लग जाए कि आपकी तैयारी कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इफ ए पॉलिसी होल्डर हैज नॉट हैड ए क्लेम एंड रीन्यू देयर पॉलिसी, दे मे बी गिवन ए dash dash dash. This is effectively either a discount on their premium or an increase in benefits like sum assured in Mediclaim policy and is offered as a incentive to policy holder। तो इसका आप आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें बताया गया कि अगर कोई पॉलिसी होल्डर है, वो अपनी जो पॉलिसी है वो रिन्यू करवाता है, मान लो आफ्टर 1 ईयर या 2 ईयर। ठीक है, तो ये मेनली जैसे जनरल इंश्योरेंस में होता है। किस में होता है? जनरल इंश्योरेंस में। तो जैसे किसी ने जनरल इंश्योरेंस में मान लो कि व्हीकल की कोई पॉलिसी परचेज की और उसने उस 1 साल के पीरियड में कोई भी क्लेम रेज नहीं हुआ, तो अगले साल जब वो रिन्यू कराएगा तो इंश्योरेंस कंपनी उसको इंसेंटिव के रूप में कुछ डिस्काउंट ऑफर करती है उसका प्रीमियम में। मान लो जो उसका जो नेक्स्ट ईयर का जो प्रीमियम होगा वो थोड़ा कम कर देगी, या कोई मेडिक्लेम पॉलिसी है तो उसमें उसका सम अश्योर्ड इंक्रीज कर देगी। ठीक है, तो इसको इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी में क्या कहा जाता है? नंबर ए है बोनस, बी है नो क्लेम, सी है नो क्लेम बोनस और डी है प्रीमियम वेवर। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा नो क्लेम बोनस। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल अपने इसको समझ लेते हैं कि मान लो कि ए ने अपनी कोई व्हीकल पॉलिसी ली, व्हीकल पॉलिसी परचेज की किससे? मान लो कि OICL कंपनी से ली। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जनरल इंश्योरेंस में जो भी पॉलिसी होती है वो उसका जो टेन्योर होता है वो 1 ईयर का होता है, यानी आफ्टर 12 मंथ आपको रिन्यू करवानी होती है। ठीक है, तो मान लो कि इसने 2022 की ये पॉलिसी थी, जनवरी से लेकर दिसंबर में ये खत्म हुई और 2023 में इसको रिन्यू करवानी है। बट 2022 में एक जो व्हीकल पॉलिसी थी उसमें कोई क्लेम नहीं आया, यानी कोई भी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई क्लेम नहीं आया। तो OICL अगले साल 2023 में क्या करेगी कि मान लो कि यहाँ पे इसका जो प्रीमियम की राशि थी वो 10,000 थी। ठीक है, तो इसको नो क्लेम बोनस मिल जाएगा एक को 2023 में। तो इसके मान लो जो 2023 में जो प्रीमियम होगा वो फॉर एग्जाम्पल 9500 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है नो क्लेम बोनस। जब भी कोई पॉलिसी होल्डर अपनी जो जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज है उसमें कोई क्लेम रेज नहीं करता है या उसका कोई क्लेम नहीं बनता है, तो जब वो अपनी पॉलिसी रिन्यू करवाता है तो उसको एज ए इंसेंटिव के रूप में प्रीमियम में कुछ डिस्काउंट दिया जाता है इंश्योरेंस कंपनीज द्वारा, जिसको इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी में क्या कहा जाता है? नो क्लेम बोनस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपने नंबर 2 क्वेश्चन है, इफ द पॉलिसी होल्डर हैज हैड ए क्लेम। तो नंबर 1 क्वेश्चन में अपने क्या पढ़ा था कि अगर वो कोई क्लेम नहीं लेता है, और यहाँ पे क्या है कि अगर उसका कोई क्लेम रेज होता है, हैज हैड ए क्लेम एंड इट एक्सीड ए स्पेसिफाइड लिमिट, द प्रीमियम इज इंक्रीज्ड, यानी जो नेक्स्ट ईयर उसका जो प्रीमियम होगा वो कुछ इंक्रीज कर दिया जाएगा जनरल इंश्योरेंस कंपनीज द्वारा। तो दिस इंक्रीज और लोडिंग ऑन द प्रीमियम इज कॉल्ड। तो जब नेक्स्ट ईयर उसने जब रिन्यू करवाई अपनी पॉलिसी, मान लो व्हीकल पॉलिसी थी वो 2022 में एक ए ने अपना कुछ क्लेम रेज हुआ, फॉर एग्जांपल 10,000 20,000 एक्सीडेंट की वजह से उसकी गाड़ी का जो नुकसान हुआ था, तो वो इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दिया एक को। ठीक है, बट जब नेक्स्ट ईयर जब वो आफ्टर 12 मंथ जब वो अपनी रिन्यू करवाएगा इंश्योरेंस पॉलिसी, तो उसमें क्या होगा कि उसका जो प्रीमियम होगा वो कुछ इंक्रीज हो जाएगा, या उसको क्या बोलेंगे? लोडिंग बोलते हैं कि प्रीमियम में लोडिंग होगी। जब प्रीमियम बढ़ता है तो उसको लोडिंग भी कहा जाता है, लोडिंग ऑन द प्रीमियम। तो इस जब ये प्रीमियम बढ़ता है, इंक्रीज होता है या लोडिंग किया जाता है प्रीमियम में, तो उसको इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी में क्या कहा जाता है ये पूछा गया है। तो नंबर ए मालस,
नंबर बी है नो बोनस, सी है क्लेम बोनस और डी है रेपुटेड। तो आपको बताना है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या रहेगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मालस। तो मालस या अपने बोल सकते हैं लोडिंग ऑन प्रीमियम या इंक्रीज ऑन प्रीमियम, ये तीनों एक ही नाम है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जब भी इंक्रीज होता है प्रीमियम में तो उसको लोडिंग, मालस या इंक्रीज इन प्रीमियम कहा जाता है इन इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी। तो ये जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है मेनली जनरल इंश्योरेंस कंपनीज द्वारा की जाती है, क्योंकि जो जो क्लेम रेज हुआ या नहीं हुआ उसकी वजह से प्रीमियम डिफर हो जाता है कि आपका लास्ट ईयर कुछ था और इस साल है वो कुछ और है। तो ये अपने को याद रखना है। जब अब मैं फिर से एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि जब भी पॉलिसी में क्लेम रेज होता है तो नेक्स्ट ईयर जब रिन्यू होती है पॉलिसी तो प्रीमियम में कुछ इंक्रीज कर दिया जाता है। इसको लोडिंग भी कहा जाता है और मालस भी कहा जाता है। और जब पॉलिसी में कोई क्लेम रेज नहीं हुआ और नेक्स्ट ईयर जब पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी रिन्यू करवाता है तो उसको नो क्लेम बोनस कहा जाता है। आई होप कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि जब प्रीमियम में इंक्रीज होता है इन जनरल इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी और जब नहीं होता तो उसको इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी में क्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, दीज पॉलिसीज आर इश्यूड टू कवर फायर रिस्क ऑन स्टॉक एट डिफरेंट लोकेशन अंडर वन सम अश्योर्ड, द लोकेशन हैव टू बी clearly specified. This type of policy can be issued when the total value of the stock at all location can be declared but not the value at the separate location. तो कहने का मतलब क्या है इसमें कि कुछ ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें अपने फॉर एग्जांपल ले सकते हैं कि जो फायर रिस्क को कवर करने के लिए जो अपना स्टॉक है उसमें फायर रिस्क को कवर करने के लिए पॉलिसी ली होती है। वो क्या होती है कि डिफरेंट लोकेशन पे होती है। मान लो कि कोई गोडाउन है वो अलग अलग लोकेशन में है एक ही पार्टी का, बट उसने क्या किया कि एक ही पॉलिसी के अंडर में जो अलग अलग लोकेशन थी उसको कवर कर लिया। उसमें क्या होगा, जो सम एश्योर्ड होगा, ठीक है, जो बीमा धन होगा वो एक ही रहता है, वो डिफरेंट लोकेशन का एक ही बीमा रहेगा। तो जब ये डिफरेंट लोकेशन होती है किसी रिस्क को कवर करने के लिए और सम एश्योर्ड सेम ही रहता है या वन सम एश्योर्ड के अंदर वो रिस्क कवर है वो जीआईसी कंपनीज द्वारा कवर किया जाता है, तो इसको इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी में क्या कहा जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर बताइए, ए है फायर पॉलिसीज, बी है फ्लोटर पॉलिसी, सी है स्पेसिफाइड पॉलिसी एंड डी है डिफर सम एश्योर्ड पॉलिसीज। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा फ्लोटर पॉलिसीज। फ्लोटर पॉलिसीज। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि जैसे मान लो कि ए के 4 गोडाउन है सिटी में, ठीक है, सिटी में 4 गोडाउन है। फॉर एग्जांपल इसका मान लो सेक्टर 1 में है, 2 में है, 3 में है और 4 में है। अब इसमें ए क्या कर सकता है, एक तो ये कर सकता है कि चारों जो गोडाउन है उसकी अलग अलग पॉलिसी परचेज करे, बट इसमें एक ऑप्शन रहता है कि आप फ्लोटर पॉलिसी भी ले सकते हो। फ्लोटर पॉलिसी में क्या होगा कि इन चारों का सम एश्योर्ड एक हो जाएगा। मान लो कि इसने 50 लाख का सम एश्योर्ड ले लिया, पर ये मेंशन क्या करेगा कि जो मेरा गोडाउन है वो 4 डिफरेंट लोकेशन पे है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी 50 लाख के कवर में ही इसकी जो 4 डिफरेंट टाइप की जो लोकेशन है उसको कवर कर लेगी। तो जब सम एश्योर्ड 1 रहता है और जो आपकी जो किसी भी रिस्क को कवर करने के लिए लोकेशन डिफरेंट टाइप की होती है यानी अलग अलग लोकेशन होती है, तो उस कंडीशन में कोई भी पॉलिसी होल्डर क्या कर सकता है, फ्लोटर पॉलिसी भी परचेज कर सकता है। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 है, देयर आर इनफॉर्मल एग्रीमेंट नोन एज डैश 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 विच एग्जिस्ट बिटवीन द 4 पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस जो कंपनीज है। दीज एग्रीमेंट आर मेड सो दैट इंश्योरर डू नॉट compete ऑन प्रीमियम फॉर सर्टेन काइंड ऑफ बिजनेस एंड द प्रिवेंट अनहेल्थी कंपटीशन। तो कहने का मतलब क्या है कि ये कोई एक एग्रीमेंट होता है जिसका आपको नाम बताना है, और ये एग्रीमेंट है जो अपनी 4 पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है लाइक NICL, NIACL, OICL और UICL। तो इन चारों के बीच में ये एक एग्रीमेंट होता है, और ये एग्रीमेंट क्या होता है कि अपने जो चारों कंपनियां हैं वो आपस में compete नहीं करेगी, किसको लेकर, प्रीमियम को लेकर। कि ऐसे नहीं है कि एक कंपनी का जो प्रीमियम है वो कुछ और ही आ रहा है और दूसरी का उससे कम है या उससे ज्यादा है, तो उससे क्या होगा, उनके बिजनेस में भी होगा, क्योंकि कस्टमर कहाँ जाएगा, जहां पर या जो कंपनी प्रीमियम कम ले रही है
तो इसलिए क्या है, चारों जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है जीआईसी, इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है कि अपने प्रीमियम को लेकर कंपटीशन नहीं करेंगे एक दूसरे से, जिससे कि जो अनहेल्थी कंपटीशन है वो मार्केट में शुरू हो जाए। तो ये किस प्रकार का एग्रीमेंट है उसका नाम बताना है। ए है इंश्योरर एग्रीमेंट, बी है कंपनी एग्रीमेंट, सी है मार्केट एग्रीमेंट और डी है जनरल एग्रीमेंट। ठीक है, तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मार्केट एग्रीमेंट। तो अपने को याद रखना है जो मार्केट एग्रीमेंट है ये किसके बीच हुआ है, जो चार अपनी जीआईसी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, कौन कौन सी, न्यू इंडिया कंपनी लिमिटेड, दूसरा एनआईएससीएल न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ओरिएंटल इंडिया ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ओआईसीएल। ठीक है, तो ये जो चारों कंपनीज हैं इनके बीच में क्या हुआ है, मार्केट एग्रीमेंट हुआ है कि अपने आपस में कंपटीशन नहीं करेंगे, प्रीमियम के बेस पे एक दूसरे को compete नहीं करेंगे, जिससे कि अनहेल्थी कंपटीशन शुरू हो मार्केट में। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 है, a dash has been established by the central government, the central government and the state government, the central government and the state government and the general insurance कंट्रीब्यूट टू दिस फंड। तो ये कोई फंड है, इसका आपको नाम बताना है कि ये कौन सा फंड है जिसको एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और कोई भी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा इसको इस फंड को मैनेज किया जाता है। और ये फंड किस लिए होता है, इट यूज टू पे क्लेम फॉर थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट। मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया बाय डिफॉल्ट और उसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, वेयर द मोटर व्हीकल डिसअपेयर, यानी मोटर व्हीकल है या जो गाड़ी है वो क्या जाती है, वहां से भाग जाती है एक्सीडेंट से। ठीक है, एक्सीडेंट के स्थान से, एंड आफ्टर द एक्सीडेंट एंड कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। तो ये एक्सीडेंट है वो आइडेंटिफाई नहीं होता कि एक्सीडेंट किसके द्वारा किया गया है, जिसपे अपने लीगल एक्शन ले सके। ठीक है, दीज एक्सीडेंट कॉमनली रेफर टू एज हिट एंड रन केसेस। तो अपने कई बार रोड पे देखते हैं हाईवे पे कि कोई गाड़ी को कोई गाड़ी वाला किसी दूसरी गाड़ी को ठोक के भाग जाता है। ठीक है, तो ये इसको क्या बोलते हैं, हिट एंड रन केसेस। द कॉमन फंड इज मैनेज्ड बाय वन ऑफ द इंश्योरर। ठीक है, तो कोई भी एक जनरल इंश्योरेंस कंपनीज होगी वो स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, डिफरेंट टाइप की जो स्टेट गवर्नमेंट है, और एक और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये फंड मैनेज किया जाता है। हिट एंड रन केसेस में जो भी पार्टी है जिसको नुकसान हुआ है, उसकी डेथ हुई है, तो उसको उस फंड में से कुछ क्लेम की अमाउंट दी जाती है। अपने न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना कि स्टेट गवर्नमेंट ने इस एक्सीडेंट में सभी परिवार वालों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। ठीक है, तो वो जो पैसा देती है स्टेट गवर्नमेंट, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट और जेसी कंपनी ये तीनों द्वारा कंट्रीब्यूट करके इस फंड को मैनेज किया जाता है, और उसी पैसे का यूज करके जो क्लेम की राशि है वो दी जाती है। तो उस फंड का नाम बताना है, उस फंड का नाम क्या है। तो ऑप्शन ए है अर्जेंट फंड, बी है इमरजेंसी फंड, सी है सोशल वेलफेयर फंड और डी है सोलेटियम फंड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सोलेटियम फंड। तो अपने को याद रखना है सोलेटियम फंड कब यूज होता है, हिट एंड रन केसेस द्वारा थर्ड पार्टी को क्लेम देने के लिए। और ये फंड किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड कोई भी एक जीआईसी कंपनी हो सकती है जो अपनी 4 पब्लिक सेक्टर की जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उसमें से एक हो सकती है। तो इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मिलके इस फंड को मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना हिट एंड रन केसेस में सोलेटियम फंड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, वेयर देयर आर डिस्प्यूट अंडर जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी वेयर लायबिलिटी इज एडमिटेड बट अमाउंट इज डिस्प्यूटेड। ठीक है, दे कैन गो थ्रू ए प्रोसेस ऑफ dash 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 to resolve the issue without going to court. It is not a judicial process. Dash 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 is a quick and the less expensive way of resolving dispute. तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर कोई डिस्प्यूट होता है, ठीक है, जनरल इंश्योरेंस जो पॉलिसीज है उसमें क्या होता है, डिस्प्यूट होता है। ठीक है, उसमें लायबिलिटी तो एडमिट हो जाती है कि हाँ फॉल्ट किसका था, यानी ये लायबिलिटी किसकी रहेगी, बट जो अमाउंट होती है वो अभी भी डिस्प्यूटेड होती है। ठीक है, अमाउंट क्या होती है, डिस्प्यूटेड अमाउंट। अभी मान लो जीआईसी कंपनी कहती है कि हम आपको इतना देंगे, ठीक है, बट जो पार्टी है वो कहती है नहीं हमें इतना चाहिए, तो यानी वो डिस्प्यूट हो रहा है अभी। ठीक है, तो इस डिस्प्यूट को रिसोल्व करने के लिए एक प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, आपको उस प्रोसेस का नाम बताना है।
ठीक है। तो कि ये प्रोसेस कौन सा है, और ये जो प्रोसेस है वो कोई जुडिशियल प्रोसेस नहीं है, ये नॉन जुडिशियल प्रोसेस है कि आप बिना कोर्ट में जाए, दोनों ही पार्टी का समय बर्बाद होता है, पैसा भी बर्बाद होता है, तो वो कम हो, ठीक है, और जल्दी से जल्दी क्लेम सेटलमेंट हो जाए, ठीक है। तो ये एक लेस एक्सपेंसिव वे बोल सकते हैं रिसोल्विंग द डिस्प्यूट, डिस्प्यूट को रिसोल्व करने के लिए। तो इस प्रोसेस का आपको नाम बताना है, ये क्या है। तो इसका जो ऑप्शन ए है आर्बिट्रेटर्स, बी है मालपस, सी है मेडिटेटर्स एंड डी है आर्बिट्रेशन। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आर्बिट्रेशन। क्या रहेगा? आर्बिट्रेशन, ठीक है। तो जब भी ऐसी कोई डिस्प्यूट का स्थिति पैदा होती है तो आप बिना कोर्ट में जाए लेस एक्सपेंसिव वे से अगर डिस्प्यूट को रिसोल्व करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उस मेथड को क्या कहते हैं? आर्बिट्रेशन। तो इसमें क्या होता है कि दोस्तों मान लो कि दो पार्टी के बीच में या कुछ जनरल इंश्योरेंस कंपनीज और पार्टी के बीच में कोई डिस्प्यूट है, तो उसमें एक थर्ड पर्सन को अपॉइंट किया जाता है, और उस थर्ड पर्सन को अपॉइंट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? आर्बिट्रेटर्स। तो आपको याद रखना है कि आर्बिट्रेशन प्रक्रिया में जो मीडिएटर होता है, क्या होता है? मीडिएटर, जो दोनों पार्टियों के बीच जो डिस्प्यूट है उसको रिसोल्व करता है, तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? आर्बिट्रेटर्स, ठीक है। यानी आर्बिट्रेशन प्रक्रिया में जो मीडिएटर पर्सन होता है, जो डिस्प्यूट को सोल्व कराता है, दोनों ही पार्टी को कन्विंस करके, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? आर्बिट्रेटर्स। तो ये जो आर्बिट्रेटर्स होता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो कोई कोर्ट का जज होगा, कोई वकील होगा, ठीक है। वो यानी ये कोई जुडिशियली प्रोसेस नहीं है, तो इसमें जो मीडिएटर होगा वो भी कोई जुडिशियरी जो फील्ड है वहां से होना कोई अनिवार्य नहीं है, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये अपने को याद रखना है, आर्बिट्रेशन प्रक्रिया है, और आर्बिट्रेशन में जो थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होता है मीडिएटर के रूप में, उसको कहते हैं आर्बिट्रेटर्स। नेक्स्ट चलते हैं। Dash 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 are claim that occurred in the particular year but not reported to the insurer till the end of the year. These claims are accounted for in the year they occurred, so an accurate estimation of claim and the liability will be reflected. तो अपने को बताना है कि कई बार क्या होता है कि जनरल इंश्योरेंस जो कंपनीज होती है उसमें क्या होता है कि जो इनका जो एंड ऑफ द ईयर होता है, मान लो कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक ले लेते हैं, तो इसमें क्या हुआ कि जीआईसी जो कोई भी कंपनी है, इसने मान लो जनवरी से दिसंबर तक अपनी कुछ पॉलिसी सेल की। उसमें क्या हुआ कि कुछ जो क्लेम के जो केसेस थे वो रिप्रेजेंट कर दिए गए कंपनी में कि हाँ पार्टी ने क्लेम रिप्रेजेंट किया कि हमें इतना क्लेम चाहिए, बट कुछ केसेस इतने होते हैं कि जो क्लेम तो हुआ है बट अभी तक वो क्लेम प्रस्तुत नहीं किए गए हैं पार्टी द्वारा, वो पेंडिंग है। यानी इसमें कुछ टाइम लेग होता है ना कि आप इतने समय बाद भी अपना क्लेम है वो रेज कर सकते हो। तो जब ऐसे कुछ क्लेम होते हैं जो एक एंड ऑफ ईयर तक जो रिपोर्ट नहीं हुए हैं इंश्योरेंस कंपनी में, किसके द्वारा? पॉलिसी होल्डर द्वारा या इंश्योर्ड पर्सन द्वारा, ठीक है। तो ये जो अनप्रेजेंट जो क्लेम है, ठीक है, उसको इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी में क्या कहेंगे? तो इसको आपको बताना है। नंबर 1 है IANR, बी है IBNR, सी है ICANR और डी है IDNR। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर रहेगा वो रहेगा IBNR। तो IBNR क्या होता है? IBNR ऐसे केसेस होते हैं जो एक पर्टिकुलर ईयर में हुए तो हैं बट उसका क्लेम लेने के लिए एंड ऑफ द ईयर तक जीआईसी कंपनीज में अभी रिप्रेजेंट नहीं किए गए हैं। बट जीआईसी कंपनी की तो ये लाइबिलिटी है ना कि ये जो क्लेम का पैसा वो देना है, बट जो एक पर्टिकुलर ईयर में अभी तक रिप्रेजेंट नहीं हुए हैं, रिपोर्ट नहीं किए गए हैं इंश्योरेंस कंपनी में, तो इंश्योरेंस कंपनी इन केसेस को क्या बोलती है कि ये केसेस क्या है? IBNR है। IBNR की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। IBNR की जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है इनकरेक्ट बट नॉट रिपोर्टेड क्लेम, ठीक है। तो ये आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, इनकरेक्ट बट नॉट रिपोर्टेड क्लेम। तो ऐसे क्लेम जो अभी रिपोर्ट नहीं हुए एक स्पेसिफिक ईयर में एंड ऑफ द ईयर में किसी भी जीआईसी कंपनीज में, ठीक है।
ठीक है। तो ऐसे केसेस जो रिपोर्ट नहीं किए गए हैं इंश्योरेंस कंपनी में, तो उसको इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती हैं, इनकर्ड बट नॉट रिपोर्टेड क्लेम। ठीक है। बट ये क्लेम होते हैं वो जो उस एंड ऑफ द ईयर के बाद में रिपोर्ट किए जाएंगे, प्रक्रिया होगी, तो उसका जो क्लेम की जो जो राशि है वो तो पार्टी को मिलनी है। तो ये वो कंपनी क्या होती है कि लायबिलिटी होती है जो वो अगले एंड ऑफ द ईयर के बाद में नेक्स्ट ईयर में पे करती है। तो अपने को याद रखना है आईबीएनआर की फुल फॉर्म और आईबीएनआर होता क्या है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन इंश्योरेंस इज प्लेस्ड व्हेन इंश्योरेंस इज प्लेस्ड with more than one insurance that it is called. This happen in the case of the large business. The insurance business is divided with a lead insurer who negotiate the terms of the policy and then the passes on the respective share of the premium to the other insurance. तो इसमें क्या कहा गया कि जब कोई इंश्योरेंस जो जब कोई इंश्योरेंस जो कंपनीज होती हैं वो कोई एक मान लो सिंगल जो सम अश्योर्ड है या जो सिंगल जो इंश्योरेंस है उसमें मोर देन वन इंश्योरेंस, वो जो सम अश्योर्ड या वो जो रिस्क कवर है वो एक से ज्यादा कंपनी द्वारा उसको इंश्योर किया जाता है, उसको बीमा दिया जाता है। तो इसको बैंक इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी में क्या कहा जाएगा वो अपने को बताना है। तो इसका अपने जो राइट आंसर बताना है, ए है री इंश्योरेंस, बी है को इंश्योरेंस, सी है जॉइंट इंश्योरेंस और डी है जॉइंट वेंचर। तो इसको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसमें यह है कि मान लो कि कोई फायर इंश्योरेंस है, कोई फायर इंश्योरेंस है, ठीक है, ये दो कंपनी द्वारा मिलकर किया गया है। ठीक है, दो कंपनी कौन सी होगी, मान लो कि NICL है और दूसरा है OICL। ठीक है, यानी जब ऐसा कोई इंश्योरेंस जिसमें एक से ज्यादा कंपनियों द्वारा रिस्क कवर को कवर किया जाता है तो उसको इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी में क्या कहा जाता है। तो इसमें क्या होगा कि जो भी प्रीमियम का की राशि होगी वो भी दोनों में, मान लो कि NICL ने भी 50% कवर दिया है और इसने भी 50% दिया है। ठीक है, और इसकी जो सम अश्योर्ड है वो मान लो 1 करोड़ रुपए है। तो जो 1 करोड़ का कवर है उसमें 50% कवर दे रहे हैं, तो जो भी प्रीमियम राशि होगी वो भी दोनों में सिमिलरली डिवाइड की जाएगी NICL और OICL के बीच में। तो इस प्रकार का जब कोई इंश्योरेंस होता है जिसमें एक से ज्यादा कंपनियां इंश्योरेंस कवर प्रदान करती हैं तो उसको क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा को इंश्योरेंस। को इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है। इसमें को इंश्योरेंस क्या है, जब किसी एक रिस्क कवर को कवर देने के लिए एक से ज्यादा कंपनी इन्वॉल्व होती है, ठीक है, उसको को इंश्योरेंस कहा जाता है। और इसमें जो प्रीमियम की राशि है वो भी क्या होती है, जितना परसेंट उनका रिस्क कवर होगा उतना परसेंट के हिसाब से ही उनका प्रीमियम अलग अलग कंपनीज में डिवाइड किया जाएगा। और जब भी क्लेम प्रस्तुत होगा तो जितना परसेंट का उन्होंने प्रीमियम लिया है पार्टी से उतना परसेंट का भी क्लेम उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमने को इंश्योरेंस को थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं कि क्लेम्स आर सेटल्ड बिटवीन द इंश्योरेंस बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ द बिजनेस दे है। तो ये मैंने आपको बताया कि जितना बिजनेस का प्रोपोर्शन जिस कंपनी ने लिया है, मान लो NICL ने 50 लिया था, OICL ने 50 लिया था, 50%, तो जो प्रोपोर्शन है उसी के हिसाब से ही उसको क्या होगा, प्रीमियम की राशि दी जाएगी। तो को इंश्योरेंस शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद द री इंश्योरेंस। तो देखिए री इंश्योरेंस और को इंश्योरेंस दोनों में डिफरेंस देख लीजिए क्या होता है। को इंश्योरेंस इज डन विद द नॉलेज ऑफ द इंश्योर्ड। ठीक है, मान लो कि कोई पर्सन ए है, इसने कोई 1 करोड़ का बीमा लिया, तो को इंश्योरेंस में क्या होगा कि इस 1 करोड़ का जो रिस्क कवर है वो NICL ने भी 50% का प्रोपोर्शन लिया है बिजनेस का और OICL ने भी 50% का बिजनेस दिया है। ठीक है, अब दोनों में जो प्रीमियम देगा ए इस 1 करोड़ के रिस्क कवर के एवज में, तो वो भी 50% यानी 50% मान लो कि इसका जो 1 ईयर का जो प्रीमियम है वो 50,000 रुपये आ रहा है। ठीक है, तो 25,000 NICL को देगा और 25,000 किसको देगा, OICL को देगा। बट को इंश्योरेंस में क्या होता है, जो इंश्योर्ड पर्सन है, इंश्योर्ड पर्सन कौन, जो ए जिसने पॉलिसी ली है, इसको पता है कि मेरा जो रिस्क कवर है वो किस किस कंपनी द्वारा
जो बिजनेस है वो बोर्न किया गया है। ठीक है, कि ये जो मेरा जो इंश्योरेंस है या जो ये जो मेरे पॉलिसी का जो बिजनेस है वो किस किस कंपनी को मैंने दिया, ये ए को पता है। बट री इंश्योरेंस में क्या होता है कि यही 1 करोड़ का बीमा ए ने 1 करोड़ का बीमा ए ने एनआईसीएल से दिया। अब इसमें री इंश्योरेंस में क्या होगा कि ए किसको जानता है, ये तो सिर्फ एनआईसीएल को जानता है ना, यानी इसने इसका जो 100% है 1 करोड़ का कवर वो कौन ले रहा है, वो एनआईसीएल ले रहा है। ठीक है, अब एनआईसीएल ने क्या कहा कि यार 100 करोड़ रुपए जो है वो ज्यादा है, सॉरी जो 1 करोड़ रुपए जो रिस्क कवर है वो ज्यादा है, तो 100% जो एनआईसीएल है वो अपने पास नहीं रखेगा, तो ये क्या करेगा, ये री इंश्योरेंस कंपनी को कुछ प्रपोर्शन है अपने बिजनेस का वो आगे कर देगा। ठीक है, वो अपने बांट लेगा। ठीक है, तो एनआईसीएल क्या करेगा कि री इंश्योरेंस इसने करवा लिया किससे, जीआईसी से, और जीआईसी को क्या कहा कि आप क्या करो 25% जो बिजनेस का जो शेयर है वो आप रख लो, यानी 25 जो 1 करोड़ का जो 25% है वो किसको ट्रांसफर कर दिया एनआईसीएल ने, वो कर दिया जीआईसी को। बट ए को री इंश्योरेंस में पता नहीं होता कि मेरी पार्टी का जो सॉरी जो मेरे जो रिस्क कवर है वो किस किस कंपनी ने डिवाइड किया, तो ए किसको जानता है, ए सिर्फ और सिर्फ जानता है एनआईसीएल को। ठीक है, तो अपने याद रखना है को इंश्योरेंस में ए जो रिस्क कवर लेगा या ए ने जो पॉलिसी परचेज की है वो किस किस कंपनी से ली है, तो वो ए को पता है, यानी इंश्योर्ड पर्सन या पॉलिसी होल्डर को पता होती है कि मेरा जो रिस्क कवर है वो किस किस कंपनी ने कितना कितना लिया है, और उसको उस हिसाब से ही दोनों कंपनियों को प्रीमियम पे करना पड़ेगा। री इंश्योरेंस में जो इंश्योर्ड पर्सन है या पॉलिसी होल्डर है जो ए, इसने जो रिस्क कवर था 1 करोड़ का वो सिर्फ एनआईसीएल से लिया था, यानी अपने बिजनेस का 100% किसको दिया था, एनआईसीएल को। अब एनआईसीएल ने आगे री इंश्योरेंस करके जीआईसी को 25% जो बिजनेस है वो बांट दिया। बट जो ए है वो किसको जानता है, सिर्फ जानता है एनआईसीएल को। तो कल को ए जो अपना जो रिस्क कवर है या जो क्लेम लेगा वो किससे लेगा, एनआईसीएल से ही लेगा। बट को इंश्योरेंस में वो किससे लेगा, दोनों से 50-50% लेगा, कि एनआईसीएल से भी 50% और ओआईसीएल से भी 50% लेगा। तो ये जो मेन डिफरेंस है को इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस में। ठीक है, तो को इंश्योरेंस आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि को इंश्योरेंस में जो इंश्योर्ड पर्सन होता है, जो पॉलिसी होल्डर होता है, उसको किस किस कंपनी ने कितना % उसका रिस्क और बोर्न किया है वो पता होता है। री इंश्योरेंस में जो इंश्योर्ड पर्सन है उसका जो सीधा जो एग्रीमेंट होता है वो डायरेक्ट प्राइमरी कंपनी से होता है जो एनआईसीएल है। ठीक है, सिर्फ उसी कंपनी से होता है। एनआईसीएल अपना जो बिजनेस है वो कितनी कंपनियों में री इंश्योर करवाता है वो उस पर डिपेंड करता है कि उसने जीआईसी को 25% दे दिया। अब जीआईसी ने मान लो आगे ओआईसीएल को दे दिया 10% 25% में से, तो वो तो आगे री इंश्योरेंस होता जाएगा ना। बट जो ए है उसका डायरेक्ट जो एग्रीमेंट है वो किससे है, एनआईसीएल से। तो ये जो मेन डिफरेंस होता है कि को इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस क्या होता है। ठीक है, अब इसमें एक आपको टर्मोलॉजी और याद रखनी है, को पेमेंट या फिर को पे, ये भी एक टर्म यूज होती है किसमें, हेल्थ इंश्योरेंस में। तो ये अपने को याद रखना है कि को इंश्योरेंस या जो को पेमेंट होती है वो किस में होती है, हेल्थ इंश्योरेंस में यूज की जाती है। ठीक है, और ये क्या होता है, इट इज ए सिग्निफाइज दैट ए सर्टेन अमाउंट विल बी पेड बाय एन इंश्योर्ड फॉर ए मेडिकल सर्विस, इट इज लाइक एन एक्सेस इन एनी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। तो इसमें क्या होता है, जो मेडिक्लेम जो पॉलिसी होती है या जो हेल्थ इंश्योरेंस लेती है उसमें जो सर्टेन अमाउंट होता है वो इंश्योर्ड पर्सन को मेडिकल सर्विस के लिए पे किया जाता है। ठीक है, तो को पेमेंट और जो को पे है ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, उसमें ये टर्मोलॉजी यूज की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं अपने नंबर 9 है हु इज द आईज ऑफ द अंडरराइटर। ठीक है, ये अपने को याद रखना है कि जो अंडरराइटर क्या होता है, जो अपने प्रपोजल फार्म को क्या करता है, स्टडी करता है कि हाँ इस पर्सन को इतना बीमा या इतना सम एश्योर्ड देना चाहिए या इस प्रकार का बीमा देना चाहिए, इसका बिजनेस क्या है। तो वो अपनी जो प्रपोजल फार्म में जो भी डिटेल होती है उसको स्टडी करके अपने को अंडरराइटर क्या करता है, बीमा देना है या नहीं देना ये डिसाइड करता है। तो इसमें क्या कहेगा कि हु इज द आईज ऑफ द अंडरराइटर, तो अंडरराइटर की आंखें जो आईज है वो कौन होती है इन जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में, इन जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में। तो इसमें बताना है, ए है रिस्क इंजीनियर, बी है रिस्क सर्वेयर, सी है रिस्क कंट्रोल एडवाइजर और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। तो जीआईसी कंपनीज में क्या होता है, मान लो कि किसी ने फायर इंश्योरेंस लिया,
किसने, ए ने फायर इंश्योरेंस लिया, किससे, एनआईसीएल से। ठीक है, अब एनआईसीएल का जो रिस्क इंजीनियर होगा, या इसको अपने और क्या नाम लेते हैं, रिस्क सर्वेयर, रिस्क कंट्रोल एडवाइजर या लॉस असेसर भी बोलते हैं। ठीक है, एक नाम और होता है इसका, लॉस असेसर। ठीक है, तो लॉस असेसर ये क्या करेगा, अब ए ने अपना फायर इंश्योरेंस लेना है, ठीक है, अपने गोडाउन का। तो इसने एनआईसीएल को क्या किया, एक प्रपोजल दिया कि मुझे 1 करोड़ का फायर इंश्योरेंस चाहिए मेरे गोडाउन के लिए। तो एनआईसीएल जब उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करेगा, उससे पहले क्या करेगा, अपना जो रिस्क इंजीनियर है या रिस्क सर्वेयर है उसको भेजेगा इसके गोडाउन में। ठीक है, इसके गोडाउन में भेजेगा कि आप देख के आओ कि हाँ इसके गोडाउन में कितना माल है, कि 1 करोड़ का बीमा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। फायर प्रिवेंट होती है तो उसको रोकने के लिए जो उपकरण है वो इंस्टॉल किए गए हैं या नहीं किए गए। तो ये सब कुछ करने के लिए क्या होता है, जो रिस्क इंजीनियर है या रिस्क सर्वेयर है या रिस्क कंट्रोल एडवाइजर है, या मैंने आपको एक नाम होता है लॉस असेसर है, इसको भेजा जाता है। वो रिस्क को एसेस करता है, स्टडी करता है, और फिर वो अंडरराइटर को बताता है कि हाँ इसको 1 करोड़ का बीमा दो, क्योंकि इसने सारे जो नॉर्म्स है वो फॉलो कर रखे हैं। ठीक है, या कुछ कमियां हैं तो वो उसको बताएगा। तो ये क्या होते हैं, ये आइज होती है अंडरराइटर की इन जनरल इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी। तो ये अपने को याद रखना है, कौन होता है, रिस्क इंजीनियर आ जाए, रिस्क सर्वेयर, लॉस असेसर या रिस्क कंट्रोल एडवाइजर। तो ये अपने को याद रखना है। दूसरी बात, जब कोई क्लेम भी प्रिवेंट होता है तो वो क्लेम कितना हुआ है उसको भी स्टडी करने के लिए कौन जाते हैं, ये रिस्क इंजीनियर, रिस्क सर्वेयर, ठीक है, या लॉस असेसर, ये जाते हैं। जब क्लेम का जो पैसा देना है इन जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज, तो उस टाइम भी लॉस असेसर या फिर जो रिस्क इंजीनियर है वो जाते हैं। तो ये अपने को याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, ये मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया कि रिस्क इंजीनियर को और क्या क्या नाम से जाना जाता है। ये रिस्क सर्वेयर, रिस्क कंसल्टेंट, रिस्क कंट्रोल सर्वेयर और रिस्क कंट्रोल एडवाइजर। और एक मैंने आपको नाम बताया था लॉस असेसर, ये भी कहा जाता है। दे मे वर्क फॉर द जनरल इंश्योरेंस कंपनीज और ए प्रोफेशनल ब्रोकर। ठीक है, ये जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के लिए काम करते हैं, और एक ये प्रोफेशनल ब्रोकर होते हैं। देयर मेन रोल इज टू एडवाइज अबाउट क्वालिटी ऑफ रिस्क बेस्ड ऑन द टेक्निकल नॉलेज एंड गुड प्रैक्टिस। तो ये अंडरराइटर को या कंपनीज, जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है, उनको बताते हैं कि उनको एडवाइस देते हैं कि रिस्क की क्वालिटी क्या है, अपने टेक्निकल नॉलेज और अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं उनके बेसिस पर। तो ये डिफरेंट टाइप की जो प्रैक्टिस होती है, ये क्वालिटी ऑफ रिस्क है, जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ये अपने थोड़े देख लेना, प्रॉपर्टी, फायर, बिजनेस, लायबिलिटी, हेल्थ एंड सेफ्टी, सिक्योरिटी इन क्राइम रिस्क। तो ये क्या करते हैं, इस प्रकार का अगर कोई कैटेगरी में कोई भी पॉलिसी परचेज करना चाहता है तो वो उसके रिस्क को एसेस करते हैं। ठीक है, और फिर वो अपनी जो जीआईसी कंपनीज है उनको ये जो जितनी भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं, और उनको बताते हैं कि हाँ इसका जो लॉस है या इसका जो रिस्क हो रहा है वो इतनी अमाउंट का है या नहीं है। और उस बेसिस पर जीआईसी कंपनीज उस पॉलिसी होल्डर को या उस इंश्योर्ड पर्सन को पॉलिसी जो है वो शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, द थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, यानी जिसको अपने टीपीए कहते हैं, ये इंश्योरेंस मार्केट में या ये कब से शुरू हुआ। ठीक है, तो टीपीए तो सन 2000, 2001, 2002 और 2004, ये अपने को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सन 2000। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। टीपीए को लाइसेंस कौन देता है, ये इरडई देती है, ये अपने को याद रखना है। ठीक है, और टीपीए जो मेनली है, ये जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनके अंडर में काम करते हैं। लाइसेंस तो इरडई देती है, बट जो टीपीए जो काम कर रहा है उसका जो पैसा है या उनका जो कमीशन है वो कौन पे करता है, जो भी जिस भी इंश्योरेंस कंपनीज के साथ जो टीपीए जुड़ा हुआ है वो पे करती है। तो ये अपने को याद रखना है। तो ये कुछ हेल्थ से रिलेटेड कुछ चेकअप हो गए, ठीक है, जो या फिर उनका कोई हेल्थ पॉलिसी में पॉलिसी होल्डर का कुछ इलाज है, ठीक है, वो ऐसी सुविधा यानी हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी सुविधा होती है जो मेडिकल पॉलिसीज में दी जाती है वो कौन प्रदान करता है, वो करता है टीपीए। तो जो इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया सन 2000 में, अपने को याद रखना है। लाइसेंस कौन देता है, इरडई देती है टीपीए को। ठीक है, और इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है कि टीपीए का कोई लाइसेंस लेना है तो उसमें एक कोई भी पर्सन है उसके पास
कम से कम एमबीबीएस की एक डिग्री होनी चाहिए, वही भारत में टीपीए का लाइसेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं अपने नंबर 11 है कॉम्बिनेशन ऑफ द डायरेक्ट ब्रोकर एंड द री इंश्योरेंस ब्रोकर। ठीक है, तो अपने को बताना है कि जो डायरेक्ट ब्रोकर और जो री इंश्योरेंस ब्रोकर होते हैं, इनके कॉम्बिनेशन को इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी में क्या कहा जाता है। तो ए है कंबाइंड ब्रोकर, बी है कंपोजिट ब्रोकर, सी है इंटरमीडिएट ब्रोकर और डी है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा कंपोजिट ब्रोकर। ठीक है, तो डायरेक्ट ब्रोकर तो वो हो गए जो सीधा कंपनीज के इंश्योरेंस कंपनी के साथ जुड़े होते हैं और उनको बिजनेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वो हो गए डायरेक्ट ब्रोकर। री इंश्योरेंस ब्रोकर हो गए कि किसी भी कंपनी को अपना जो रिस्क कवर है वो डिवाइड करना है या अपना प्रपोर्शन है बिजनेस का वो बांटना है आगे री इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, तो उनके बीच में टाई अप कराने के लिए री इंश्योरेंस ब्रोकर काम करते हैं। जैसे कि मान लो कि LIC ने कोई पॉलिसी ली और LIC चाहती है कि मैं अपना जो रिस्क कवर वो कम कर लूँ। ठीक है, मान लो कि पहले इसका प्रोपोर्शन 100% किसके पास रहेगा, LIC के पास। LIC ने GIC को अपना पॉलिसी का जो रिस्क कवर उसका वो 25% डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 25% के बाद LIC के पास कितना रहा, 75%। तो इन दोनों कंपनीज के बीच में, यानी ये LIC GIC से क्या करवा रही है, री इंश्योरेंस बिजनेस। तो इन दोनों के बीच में टाई बिठाने के लिए भी जो ब्रोकर होते हैं, जो दलाल होते हैं, वो क्या होते हैं, वो री इंश्योरेंस ब्रोकर होते हैं। और ऐसे ब्रोकर जो डायरेक्ट ब्रोकर के रूप में भी काम कर रहे हैं, मान लो कि वो डायरेक्ट LIC को भी एजेंट दे रहे हैं और LIC अगर री इंश्योरेंस करवाना चाहती है तो जो दूसरी री इंश्योरेंस कंपनी है उनके बीच में भी टाई अप करवाती है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसे ब्रोकर जो दोनों ही प्रकार के काम करते हैं तो उसको इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी में क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कंपोजिट ब्रोकर। ठीक है, तो याद रखना डायरेक्ट ब्रोकर जो डायरेक्ट एक इंश्योरेंस कंपनीज को बिजनेस प्रोवाइड करते हैं, री इंश्योरेंस ब्रोकर जो एक इंश्योरेंस कंपनी जब अपना री इंश्योरेंस दूसरी कंपनी को देना चाहती है, अपना बिजनेस का प्रोपोर्शन है वो शेयर करना चाहती है, तो उनके बीच में भी टाई अप करवाती है, तो वो हो गए री इंश्योरेंस ब्रोकर। जब ऐसे कोई ब्रोकर जब ये दोनों टाइप के काम करते हैं तो उसको बोलते हैं कंपोजिट ब्रोकर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, री इंश्योरिंग ऑफ री इंश्योरेंस कार्ड। कि री इंश्योरिंग ऑफ री इंश्योरेंस, मान लो कि कोई री इंश्योरिंग करवाया और वो कंपनी आगे किसी दूसरी कंपनी से को री इंश्योरेंस कर रही है, तो उसको इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी में क्या कहा जाएगा, ये अपने को याद रखना है। ठीक है, तो बताइए, ए है सीडिंग, बी है रेट्रोसेशन एंड सी है बोथ ए एंड बी और डी है नन ऑफ द अबव। कहने का मतलब कोई पर्सन ए है, इसने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया LIC से। LIC ने क्या करा, बिजनेस का 20% GIC को ट्रांसफर कर दिया। किसको कर दिया, GIC को। ठीक है, GIC ने क्या किया, GIC के पास कितना था, 20% का रिस्क कवर था, GIC ने इसका क्या क्या किया, 10% NICL को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, LIC के पास 80% रहा 1 करोड़ का। ठीक है, GIC के पास 20% था, 20% में से 10% था वो NICL को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, यानी जो टोटल जो NICL के पास जो रिस्क कवर बचा 20% का 10% यानी 2%। ठीक है, तो ये जो अब यहाँ पे अपने क्या करते हैं कि जब कोई इंश्योरेंस कंपनी अपना जो बिजनेस का जो रिस्क प्रपोर्शन है या जो रिस्क कवर है वो दूसरी कंपनी के साथ जब शेयर करती है, अब यहाँ पे जो ए है, ए का तो डायरेक्ट जो एग्रीमेंट होगा वो किसके साथ होगा, वो होगा LIC के साथ। ठीक है, तो ए का जो एग्रीमेंट है वो LIC के साथ है। अब LIC आगे किसको री इंश्योरेंस देती है, उसको, उसके बारे में ए को कुछ नहीं पता। तो जब आगे वाली कंपनीज के बारे में पता नहीं होता मेन पार्टी को, तो उसको कहते हैं री इंश्योरेंस। और जब अब यहाँ पे क्या हुआ, LIC ने GIC से री इंश्योरेंस करवा दिया अपने टोटल रिस्क कवर का। GIC ने क्या किया, GIC ने भी री इंश्योरेंस करवा लिया नेक्स्ट री इंश्योरेंस कंपनी से। तो जब ये प्रक्रिया होती है कि जब कोई री इंश्योरेंस कराया हुआ जो बिजनेस है वो फिर से री इंश्योरेंस कराया जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये यहाँ पे पूछा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा
बी रेट्रोसेशन। तो ये अपने को याद रखना है, ये क्या रहेगा, बी रेट्रोसेशन। तो आपको याद रखना है, मैंने विद एग्जांपल आपको बता दिया है कि जब भी कोई प्राइमरी कंपनी किसी दूसरी कंपनी को, किसी दूसरी री इंश्योरेंस कंपनी को बिजनेस शेयर करती है, अपना रिस्क और शेयर करती है, तो इसको तो बोलते हैं री इंश्योरेंस। और जब री इंश्योरेंस कंपनी तीसरी किसी री इंश्योरेंस कंपनी को जो रिस्क कवर है वो शेयर करती है, तो इसको बोलते हैं रेट्रोसेशन। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट, ये अपने मैंने थोड़ा डिफाइन कर दिया है कि रेट्रोसेशन क्या होता है। रेट्रोसेशन होता है, रेट्रोसेशन इज ए इंश्योरेंस ऑफ री इंश्योरेंस। ठीक है, रेट्रोसेशन इज ए री इंश्योरिंग ऑफ री इंश्योरेंस। तो मैंने आपको बता दिया कि जब री इंश्योरेंस किया हुआ बिजनेस है वो फिर से री इंश्योरिंग किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेट्रोसेशन। द रेट्रोसेशनर इज द इंश्योरर ऑफ द री इंश्योरेंस कंपनी एंड द सीडिंग इंश्योरेंस इज नोन एज द रेट्रोसेडेंट। ठीक है, रेट्रोसेशन इज ए सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट इन द डॉक्यूमेंट फ्रॉम द ओरिजिनल री इंश्योरेंस एग्रीमेंट बिटवीन ए प्राइमरी इंश्योरेंस and the original reinsurance. It has no legal relationship with the insurance whatever. ठीक है, तो मैं आपको ये विद एग्जांपल थोड़ा आपको डिफाइन कर देता हूं ताकि अपने को याद रहे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे कोई पर्सन ए है, इसने क्या किया, टर्म इंश्योरेंस लिया। टर्म इंश्योरेंस लिया कितने का, 1 करोड़ का। तो यहाँ पे देखिए, जो 1 करोड़ का जो टर्म इंश्योरेंस लिया वो किससे लिया, LIC से। LIC से LIC ने क्या किया, कुछ हिस्सा, मान लो कि 20% है, ये GIC से री इंश्योरेंस करवा लिया। ठीक है, यानी 20% जो अपना बिजनेस था वो शेयर कर दिया GIC को। अब मैंने क्या बताया कि जब कोई प्राइमरी कंपनी किसी री इंश्योरेंस कंपनी को कुछ बिजनेस का हिस्सा शेयर करती है, तो उसको क्या बोलते हैं, री इंश्योरेंस। तो ये जो प्रक्रिया होगी इसको क्या बोलेंगे, री इंश्योरेंस। ठीक है, LIC इसमें क्या होगी, जो प्राइमरी कंपनी होती है वो मैंने आपको बताया था, उसको क्या बोलते हैं, सीडिंग कंपनी। सीडिंग कंपनी, क्योंकि LIC है वो GIC को बिजनेस क्या करती है, सीड कर रही है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, सीडिंग कंपनी। री इंश्योरेंस, ये जो प्रक्रिया, ये री इंश्योरेंस, या इसको अपने सीड भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि GIC ने 10% में से, सॉरी, जो 20% था उसमें से 10% हिस्सा, यानी जो 50% है वो NICL को शेयर कर दिया। तो जब री इंश्योरेंस द्वारा फिर से उसका री इंश्योरेंस किया जाता है बिजनेस का, तो उसको मैंने आपको बता दिया, इसको क्या बोलते हैं, रेट्रोसेशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो री इंश्योरेंस, जो प्राइमरी री इंश्योरेंस कंपनी है, इसको कहा जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है रेट्रोसेडेंट, यानी जो सीडिंग री इंश्योरेंस कंपनी है उसको क्या कहा जाएगा, रेट्रोसेडेंट। रेट्रोसेडेंट। तो ये यहाँ पे देखिए, ये लिखा हुआ है साफ साफ कि जो प्राइमरी इंश्योरेंस कंपनी है, सीडिंग इंश्योरेंस इज नोन एज रेट्रोसेडेंट। तो ये जो प्राइमरी री इंश्योरेंस कंपनी है ये क्या होगी, रेट्रोसेडेंट, या इसको अपने सीडिंग री इंश्योरेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि अब बिजनेस जो है वो GIC से NICL को जा रहा है। तो जो प्राइमरी री इंश्योरेंस कंपनी है उसको अपने सीडिंग री इंश्योरेंस या रेट्रोसेडेंट भी कह सकते हैं। और जो सेकेंडरी री इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा, यहाँ पे NICL को कहा जाएगा रेट्रोसेशनर। रेट्रोसेशनर, तो ये अपने को याद रखना है। फिर से रिपीट कर देता हूं, ए ने टर्म इंश्योरेंस लिया 1 करोड़ LIC से। ठीक है, LIC ने कुछ जो अपना 20% जो था 1 करोड़ में से वो किसको ट्रांसफर कर दिया, GIC को। तो यहाँ पे जो बिजनेस क्या हो रहा है, सीड हो रहा है। तो जब ये बिजनेस सीड होता है, ये प्रोपोर्शनल शेयर होता है, उसको बोलते हैं री इंश्योरेंस। ठीक है, तो
री इंश्योरेंस कंपनी कौन सी होगी इसमें, ये होगी जीआईसी। और सीडिंग कंपनी कौन सी होगी, ये होगी एलआईसी। तो जो भी री इंश्योरेंस कंपनी है वो इस बिजनेस को एक्सेप्ट करती है तो इसको बोलते हैं एक्सेप्टेड, ठीक है। अब जब प्राइमरी री इंश्योरेंस कंपनी जब सेकेंडरी री इंश्योरेंस कंपनी को कुछ जो बिजनेस का जो हिस्सा है वो शेयर करते हैं, यहाँ पे जीआईसी एनआईसीएल को शेयर करिए, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं रेट्रोसेशन। और प्राइमरी कंपनी जो प्राइमरी री इंश्योरेंस कंपनी है या जो प्राइमरी सीडिंग री इंश्योरेंस है इसको बोलेंगे रेट्रोसेडेंट। और जो सेकेंडरी री इंश्योरेंस कंपनी होगी उसको बोलेंगे रेट्रोसेशनर। तो ये अपने को याद रखना है, मैंने विद एग्जांपल आपको बता दिया है क्या होता है, ठीक है। तो ये अपने को याद रखना है जो भी टर्मोलॉजी है, ठीक है। एग्जाम में आपसे विद एग्जांपल ये पूछ सकते हैं कि जो जो बिजनेस है वो इस हिसाब से डिवाइड कर रहे हैं, तो बताइए ये बीच वाली कंपनी को क्या नाम देंगे। तो ये विद एग्जांपल भी पूछ सकते हैं या आपको सीधी डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। तो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दी है, लिखी हुई है, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया है ये भी आप अच्छे तरीके से एक बार या दो बार समझ लेना ताकि आपको पूरी बातें जो है वो क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 है dash 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 relates to the potential situation where there a large number of the individual risk group together। तो ये कोई पोटेंशियल सिचुएशन होती है जिसमें क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ जो इंडिविजुअल हैं वो एक सिंगल ग्रुप में होते हैं जिनका रिस्क रहता है लाइफ का, ठीक है। या फिर जो एक ग्रुप में कुछ भी चीज हैपन होने की संभावना रहती है और उस ग्रुप में जो मैक्सिमम जो इंश्योरेंस होता है वो एक सिंगल कंपनीज के पास होता है, तो उसको इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी में क्या कहा जाएगा। तो ये क्या होती है, इन सच ए वे दैट ए सिंगल कंटीजेंसी वुड इफेक्ट ऑल एट द सेम टाइम। तो ये दो एग्जांपल दिए हैं, जैसे ए नंबर ऑफ पर्सनल एक्सीडेंट रिस्क फ्लाइंग इन द सेम एयरक्राफ्ट, कि कोई एक एयरक्राफ्ट है उसमें जो पर्सनल एक्सीडेंट है, जो पर्सनल एक्सीडेंट का जो रिस्क है वो ज्यादा है क्योंकि ग्रुप के अंदर सभी इंडिविजुअल है। और अगर मान लो कि ये जो फ्लाइंग करने वाले जो इंडिविजुअल है जो एयरक्राफ्ट में बैठे हैं, इसका मान इन सभी का जो रिस्क कवर है वो एलआईसी के पास है। तो ये रिस्क कवर है ना कि एक अगर एक्सीडेंट हुआ तो सभी व्यक्तियों की डेथ होगी और सभी एक इंडिविजुअल पूरे ग्रुप को पूरा क्लेम का पैसा देना पड़ेगा। और एग्जांपल 2 है ए नंबर ऑफ शॉप यूनिट्स इन ए सिंगल मॉल इंश्योर्ड बाय द सेम इंश्योरर, कि एक मॉल है, ठीक है, उसमें जो सारी दुकानें हैं, ठीक है, या कुछ दुकानें हैं मान लो 10, 15, 20, 50, वो एक ही कंपनी द्वारा इंश्योर्ड की गई है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कल को कोई आग है, कुछ घटना होती है, तो सभी एक ग्रुप में पूरी दुकानें हैं, वो उन सबको क्लेम देना पड़ेगा किसी एक इंडिविजुअल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा, अगर उन सभी का बीमा एक ही कंपनी से लिया हुआ है। तो इसको अपने इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या नाम देगी जब इस प्रकार की सिचुएशन हैपन होती है। तो ये अपने को बताना है, ए है एक्यूमुलेशन, बी है अंडरराइटिंग, सी है प्राइसिंग, डी है मैनेजिंग एक्सपोजर। तो इसका अपने को राइट आंसर बताना है। राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा एक्यूमुलेशन। तो एक्यूमुलेशन क्या है, एक्यूमुलेशन जो वर्ड है वो रिलेट करता है एक पोटेंशियल सिचुएशन को जिसमें लार्ज नंबर ऑफ जो इंडिविजुअल का जो रिस्क कवर है वो एक ग्रुप में एक साथ होता है। तो इसका मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है, याद रखना। तो इसको इंश्योरेंस कंपनी वो क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेशन बोलती है। जब एक साथ किसी एक ग्रुप का रिस्क कवर है वो एक साथ अगर कुछ पोटेंशियल सिचुएशन में हैपन हो जाता है तो सभी को क्लेम देना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी द्वारा, तो इसको अपने बोलते हैं एक्यूमुलेशन। नेक्स्ट है द मैक्सिमम अमाउंट दैट एन इंश्योरर विशेस टू कीप और एनी रिस्क इज नोन एज व्हाट। तो कोई भी इंश्योरेंस जो कंपनी है वो अपने पास जो रिस्क कवर का जो प्रोपोर्शन है वो रखती है, तो उसको इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी में क्या कहा जाएगा, ठीक है। तो ए है कैपेसिटी, बी है रिटेशन, सी है मैक्सिमम लिमिट्स और डी है सीडिंग अमाउंट। ये अपने आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा बी, रिटेंशन। मैक्सिमम अमाउंट दैट एन इंश्योरेंस विशेस टू कीप ऑन एनी रिस्क, यानी कहने का मतलब कि ए ने टर्म इंश्योरेंस लिया एलआईसी से 1 करोड़ का, और एलआईसी ने क्या किया, जो 20% है वो अपने पास रख लिया, ठीक है, और बाकी जीआईसी को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो एलआईसी ने अपने पास कितना रखा अमाउंट, 1 करोड़ का कितना रखा, 80%, यानी 80 लाख ही रखा, और
जो बाकी का जो 20% है वो, यानी जो 20 लाख का अमाउंट है वो किसको ट्रांसफर कर दिया, वो कर दिया जीआईसी को। तो ये कहने का मतलब कि जो रिटेंशन है वो एक मैक्सिमम अमाउंट है जो एलआईसी ने अपने पास कितनी रखी है, 80%। तो कोई भी कंपनी जो अपनी किसी भी इंश्योरेंस कवर का मैक्सिमम अमाउंट जो अपने पास रखता है उसको बोलते हैं रिटेंशन। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15। डैश ए डैश इज द मेजरमेंट ऑफ हाउ बिग ए रिस्क इज। ठीक है, तो इसको अपने क्या बोलते हैं कि एक कोई टर्मोलॉजी है जिसमें क्या होता है कि रिस्क कवर को मेजरमेंट किया जाता है। तो इसको इंश्योरेंस टर्मोलॉजी में क्या कहा जाता है कि रिस्क कितना बड़ा है, इसको मापना इंश्योरेंस टर्मोलॉजी में किस नाम से जाना जाता है। ए है एक्सपोजर, बी है लायबिलिटी, सी है कंपनसेशन और डी है क्लेम कॉस्ट। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा एक्सपोजर। तो कहने का मतलब जब भी कोई पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी इशू करती है तो सबसे पहले उसका मेजरमेंट किया जाता है कि रिस्क कितना बड़ा है। तो वो रिस्क कितना बड़ा, इसको मेजरमेंट कौन करता है, अंडरराइटर के थ्रू होता है। और अंडरराइटर की आइज क्या है, उसका लॉस असेसर है या जो रिस्क इंजीनियर है जो उसको बताता है कि रिस्क कितना बड़ा है, ठीक है, क्या क्या इसने टर्म एंड कंडीशन फॉलो कर रखी है नहीं कर रखी। तो उसको अपने क्या बोलते हैं, जब इस मेजरमेंट जब किसी कंपनी द्वारा किया जाता है तो उसको बोलते हैं एक्सपोजर। तो ये जैसी कंपनीज मेन करती है, जब किसी भी इंश्योर्ड पर्सन को पॉलिसी इशू करती है तो पहले उस रिस्क का मेजरमेंट किया जाता है, उसके बाद में उसको पॉलिसी इशू की जाती है। तो जब मेजरमेंट करते हैं रिस्क का तो उसको बोलते हैं एक्सपोजर। तो यहाँ पे देखिए द एक्सपोजर एंड द बेनिफिट्स में नॉट ऑलवेज बी द सेम, दैट इज इन प्रोडक्ट्स लायबिलिटी द टर्नओवर में बी द बेस्ट फॉर्म और एक्सपोजर मेजरमेंट बट द बेनिफिट्स विल बी बेस्ड ऑन द लिमिट ऑफ द लायबिलिटी। यानी कहने का मतलब कि एक्सपोजर क्या हो गया, एक्सपोजर हो गया कि इंश्योरेंस कंपनी ने मेजरमेंट कर लिया कि हाँ चलो इसका जो रिस्क कवर है, मान लो कि 10 करोड़ का रिस्क कवर है, ये मेजरमेंट कर लिया, बट इसको 10 करोड़ का जो रिस्क कवर वो देना है कि नहीं देना। तो वो 10 करोड़ का जो रिस्क कवर है वो किस बेसिस पे देगी कि उस पर्सन का जो टर्न ओवर है वो कितना है, क्योंकि किसी न किसी मेजरमेंट से तो उसको अपने मेजर करना है ना कि इसको 10 करोड़ की जो पॉलिसी है वो इश्यू करनी है कि नहीं करनी। तो उसकी जो टर्न ओवर है उसके बेसिस पर उसको जो सम अश्योर्ड है उसको डिसाइड किया जाता है। बट यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है कि जो एक्सपोजर मेजरमेंट बट द बेनिफिट विल बी बेस्ड ऑन द लिमिट ऑफ द लायबिलिटी। बट ऐसे नहीं कि उसका टर्नओवर तो मान लो कि 50 करोड़ या 100 करोड़ है तो अपने उसको 100 करोड़ का जो पॉलिसी है वो इशू कर देंगे। तो टर्नओवर के हिसाब से उसके रिस्क का मेजरमेंट किया जाएगा और उसको जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो इशू की जाएगी। बट इसमें क्या रहेगा, जो लायबिलिटी रखती है कंपनी, ठीक है, लायबिलिटी ये रहेगी कि उसका 100 करोड़ का जो टर्नओवर है और 100 करोड़ के टर्नओवर के बेसिस पे क्या हुआ, 10 करोड़ की जो पॉलिसी है वो इशू कर दी। तो जो लायबिलिटी है वो टर्नओवर के हिसाब से सेम नहीं होती, लायबिलिटी कंपनी उतनी ही रखती है जो उसने मेजरमेंट की है कि हाँ इसकी जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ रुपए है और 100 करोड़ रुपए के बेसिस पे अपने उसको 10 करोड़ की कोई पॉलिसी इशू कर रहे हैं। तो कंपनी की लायबिलिटी कितनी रही, वो रही 10 करोड़। तो अपने को याद रखना है जो बेनिफिट होता है, ठीक है, या आपने बोल सकते हैं जो लायबिलिटी होती है और जो एक्सपोजर होता है, ठीक है, वो ऑलवेज सेम नहीं होता, ये अपने को याद रखना है। लायबिलिटी कंपनी जितना भी उसका मेजरमेंट करती है टर्नओवर के हिसाब से, तो टर्नओवर तो उसका ज्यादा होगा, बट जो कंपनी की लायबिलिटी रखेगी, कंपनी जो उसको इंश्योरेंस पॉलिसी इशू करेगी वो उससे कम ही करेगी। बट ये मेजरमेंट करने के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं कि किसी का टर्नओवर देख लो, किसी की आईटीआर देख लो कि हाँ इस आईटीआर के बेसिस पर उसको इतना इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये इतना सम अश्योर्ड इशू करना है या नहीं करना। तो ये अपने को याद रखना है। आगे देखिए, द शेयरिंग ऑफ ए क्लेम बिटवीन टू इंश्योरर इज कॉल्ड। तो जब भी कोई क्लेम की राशि होती है वो दो इंश्योरेंस कंपनी के बीच में शेयर की जाती है तो उसको इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी में क्या कहा जाता है, ये अपने को याद रखना है, ठीक है। द शेयरिंग ऑफ द क्लेम बिटवीन टू इंश्योरेंस कंपनी। तो नंबर 1 है सबरोगेशन, बी है कंट्रीब्यूशन, सी है री इंश्योरेंस और डी है री इंस्टेटमेंट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये अपने को याद रखना है। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, जब भी कोई क्लेम रेज होता है और उस क्लेम को दो इंश्योरर कंपनी के बीच में शेयर किया जाता है। जैसे मैंने आपको को इंश्योरेंस बताया था, को इंश्योरेंस में मैंने आपको क्या बताया था कि उसमें एक तो एनआईसीएल है और एक ओआईसीएल है, वो
कोई एक सेम टाइप का जो इंश्योरेंस है उसके उस बिजनेस को होल्ड कर दिया, और मैंने आप बताया था कि 50-50% दोनों ने बिजनेस का प्रोपोर्शन ले लिया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जब क्लेम जो प्रिवेंट होगा तो उसमें दोनों ही 50-50% का कंट्रीब्यूशन देके 100% क्लेम कंपनी को देंगे, या सॉरी जो पार्टी है उसको देंगे, ठीक है। तो जब भी क्लेम की राशि दो कंपनी के बीच में शेयर की जाती है, ठीक है, तो ये को इंश्योरेंस और कंट्रीब्यूशन, ये आप थोड़ा वर्ड याद रखना। को इंश्योरेंस होता है कि जब दो या दो से ज्यादा जो कंपनियां होती हैं वो मिलके किसी बिजनेस को होल्ड करती है, जो इंश्योरेंस है उसको होल्ड करती है, ठीक है। और जब क्लेम प्रिवेंट हुआ तो उसमें भी क्या करेंगे, जितना प्रोपोर्शन उन्होंने होल्ड कर रखा था उतना ही क्लेम की राशि वो देंगे, ठीक है। तो इसको बोलेंगे अपने कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट चलते हैं राइट ऑफ। राइट ऑफ देखिए क्या होता है, ये थोड़ा वर्ड अपने याद रखना है। राइट ऑफ क्या होता है, राइट ऑफ देखिए, वेयर द रिपेयर ऑफ एन आइटम इज ग्रेटर देन द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द आइटम, द इंश्योरर कैन insist on the item being written off and payment based on the 100% sum assured or equivalent, even where the insured would prefer for it to be prepared। यानी कहने का मतलब ये होगा कि राइट ऑफ कब करती है, जब कोई इंश्योरेंस कंपनी देखती है, मान लो कि इंश्योरेंस कंपनी ये अपनी जो इन्वेस्टिगेशन उसमें देखती है कि अपने इसको जो क्लेम की राशि देंगे, मान लो कोई भी चीज रिपेयर करवानी है, तो रिपेयर करवाने में जो इंश्योर्ड पर्सन है उसका पैसा ज्यादा लग जाना है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि जितना भी राशि का जो क्लेम कंपनी ने होल्ड कर रखा है, जो सम एश्योर्ड है, वो 100% राशि इंश्योर्ड पर्सन को पे कर देती है एज ए क्लेम के रूप में। अब इंश्योर्ड पर्सन के हाथ में होता है कि वो उसकी जगह कोई नई वस्तु ले या फिर उसी को ही सही करे। फॉर एग्जाम्पल अपने देख लेते हैं कि NICL ने ए को एक व्हीकल पॉलिसी इशू की, ठीक है। अब ए का जो व्हीकल था वो क्या हो गया, उसका एक्सीडेंट हुआ, मान लो कार थी, कार का एक्सीडेंट हुआ और वो बर्न हो गई यानी जल गई, ठीक है। अब ए ने जब NICL को क्लेम दावा प्रस्तुत किया तो उन्होंने देखा कि यार जो कार तो है वो बिल्कुल ही जल चुकी है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या NICL कहेगा कि इसको अपने सही तो करवा नहीं सकते, क्योंकि सही करवाएंगे तो क्या होगा कि अपने मान लो कि इसने 5 लाख का सम एश्योर्ड था, ठीक है, कि 5 लाख में तो गाड़ी बिल्कुल एकदम रिपेयर होनी नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे कि इसको अगर रिपेयर कराएंगे तो कंपनी का एस्टिमेट होता है कि इस पर 7 लाख रुपए लग जाने हैं। तो अब इसमें क्या हुआ कि NICL ने ए को डायरेक्ट कार इंश्योरेंस का 5 लाख रुपए यानी 100% वैल्यू है वो पे कर देगी, ठीक है, आपको हम पूरा पैसा देते हैं। अब ए के हाथ में है कि वो या तो इसको रिपेयर कराए या फिर उस 5 लाख की एवज में वो जो गाड़ी है, ठीक है, जो भी उसकी वैल्यू आ रही है उसको बेच के कोई नई गाड़ी परचेज कर ले। तो वो ए के हाथ में कि वो उसको सही करवाए चाहे ना करवाए। बट NICL ने क्या किया कि अपना जो 100% जो सम एश्योर्ड था, ठीक है, जो इंश्योरेंस पॉलिसी का, वो उसको पे कर दिया। तो इसको बोलते हैं राइट ऑफ, ठीक है, राइट ऑफ करना, ठीक है। जब भी कोई ऐसी वस्तु होती है, ऐसी आइटम होती है जिस पर उसको रिपेयर कराना उसकी इकोनॉमिक वैल्यू से ज्यादा होता है, तो उस कंडीशन में क्या करती है, 100% सम एश्योर्ड इंश्योरेंस कंपनी पार्टी को पे कर देती है, तो उसको क्या बोलते हैं, राइट ऑफ करना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा राइट ऑफ क्या होता है। नेक्स्ट देखिए 17 क्वेश्चन है, ए फायर डेलिबरेटली कॉज्ड बाय इंश्योर्ड इज कॉल्ड। यानी कहने का मतलब जो आग है वो जानबूझकर लगाई जाती है किसके द्वारा, इंश्योर्ड। इंश्योर्ड क्या होता है, मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूं कि जो पॉलिसी होल्डर होता है, जिसने पॉलिसी परचेज कर रखी है, वो क्या कहलाता है, इंश्योर्ड पर्सन कहलाता है। तो मान लो कि किसी ए ने अपना होम का इंश्योरेंस करवाया, ठीक है, होम का इंश्योरेंस करवा लिया, ठीक है, या फिर उसने अपने कोई जो वेयर हाउस था उसका फायर इंश्योरेंस लिया, इसका क्या लिया, फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस ले लिया उसने किससे, NICL से। बट इसमें क्या हुआ कि ए ने जानबूझकर जो अपना वेयर हाउस या जो वेयर हाउस था उसमें जानबूझकर क्या लगा दी, आग लगा दी, बेनिफिट लेने के लिए कि चलो जानबूझकर आग लगा देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि उसको क्लेम का पैसा मिल जाएगा। तो जब कोई व्यक्ति जानबूझकर आग लगाता है,
जो इंश्योर्ड पर्सन होता है, तो उसको इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी में क्या कहा जाता है? तो इसको ए है इमोलेशन, बी है मालिशियस डैमेज, डी है सी है डेलिब्रेशन और डी है आर्सन। तो राइट आंसर आपको बताना है कि इसको क्या कहा जाएगा। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो होगा आर्सन। तो आप याद रखना, किसी पर्सन ने अगर फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, ठीक है, चाहे वो वेयर हाउस की हो, चाहे हाउस की हो, कहीं कहीं की भी ले रखी है, और जो इंश्योर्ड पर्सन है वो जानबूझकर अपनी संपत्ति में जिसको उसने इंश्योर्ड करा रखा है उसमें आग लगा देता है, तो उसको बोलते हैं आर्सन। याद रखना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन है, लॉस असेसर अपने पढ़ चुके हैं, रिस्क इंजीनियर, रिस्क सर्वेयर, ये इसी के नाम है। तो लॉस असेसर ए रिक्वायर्ड अंडर द इंश्योरेंस एक्ट ऑल लॉसेस अबव INR, आपको रुपीज बताना है, आर टू बी द सर्वेड बाय द लाइसेंस्ड सर्वेयर। लाइसेंस आर इशूड बाय IRDA वेयर इम्पेनलमेंट इज डन बाय द इंश्योरेंस कंपनीज। यानी कहने का मतलब कि लॉस असेसर कब लॉस को असेस करने जाएगा, यानी कितनी अमाउंट से ज्यादा का लॉस होगा, जब उसको अपना सर्वे करना होता है, ठीक है, और वो सर्वे करके जो फॉर्म फिल करके इंश्योरेंस कंपनी को प्रेजेंट करता है कि आपको इतना लॉस हुआ है यहाँ पे या इतना हुआ है, वो अपनी एक रिपोर्ट तैयार करता है। तो वो जो क्लेम की जो राशि है वो कितनी अमाउंट से ज्यादा होनी चाहिए, उसी कंडीशन में क्या होता है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी लॉस सर्वेयर को या लॉस असेसर को भेजती है काम पर। तो आपको राशि बतानी है, ए है 10,000, बी है 20,000, सी है 30,000 और डी है 40,000। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, 20,000 रुपए। यानी जब भी कोई ऐसा क्लेम प्रिवेंट होता है जिसकी जो वैल्यू है वो 20,000 रुपए या 20,000 रुपए से ज्यादा होती है, तो GIC कंपनीज क्या करती है, अपने जो लाइसेंस जिसको दे रखे हैं लॉस सर्वेयर के रूप में, या उसको अपने रिस्क इंजीनियर बोलते हैं, रिस्क सर्वेयर बोलते हैं, ठीक है, तो जो लॉस असेसर होता है उसको भेजती हैं जब क्लेम की राशि 20,000 या 20,000 रुपए से ज्यादा हो। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये मैंने वैसे ये यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। सर्वे ऑफ लॉसेस, जो लॉस हुआ है, जो क्लेम हुआ, जो क्लेम देना है, उसका सर्वे करने के लिए जो सेक्शन 64 ऑफ UM ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट, ये अपने को थोड़ा याद रखना है। ये एक्ट ये क्या है, 64 UM ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938। यानी इंश्योरेंस एक्ट 1938 के सेक्शन 64 UM में ये डिफाइन किया गया है कि अगर कोई लॉस होता है तो उस लॉस को एज ए क्लेम जब इंश्योरेंस कंपनीज पे करती है या सेटल करती है, तो अगर वो सेटल की हुई राशि उसकी वैल्यू 20,000 रुपए या 20,000 रुपए से ज्यादा है, तो वो किसको भेजेंगे, लॉस असेसर या लॉस सर्वेयर को या रिस्क इंजीनियर, ये सेम एक ही नाम है, उसको भेजेंगे उस लॉस की जो राशि है उसको असेस करने के लिए। और ये क्या करते हैं, जो लॉस असेसर है, ये पेमेंट जब कंपनी फाइनल जो क्लेम की पेमेंट करती है, सेटल बाय द इंश्योरर, जो क्लेम की पेमेंट करती है, उनको क्या करती है, एक रिपोर्ट पेश करती है कि हाँ ये लॉस हुआ है, और उस आधार पर ही वो क्लेम सेटल किया जाता है। अगर और जब भी 20,000 रुपए या 20,000 रुपए से ज्यादा का जो राशि क्लेम की हुई होती है, वो बिना लॉस असेसर की रिपोर्ट के या लॉस सर्वेयर की रिपोर्ट के बिना या रिस्क इंजीनियर की रिपोर्ट के बिना वो क्लेम नहीं दिया जाएगा इंश्योरेंस कंपनी द्वारा। ये अपने को याद रखना है, ठीक है। ये अमाउंट भी याद रखना, 20,000 रुपए या 20,000 से ज्यादा की अमाउंट है तो रिपोर्ट कौन देगा, लॉस सर्वेयर या लॉस असेसर। और ये जो अमाउंट की ये जो डिफाइन किया गया, ये डिफाइन किया गया है द इंश्योरेंस एक्ट 1938 के सेक्शन 64 UM में, ठीक है। और बिना इसकी रिपोर्ट के कंपनी जो इंश्योर्ड पर्सन है उसको क्लेम की राशि नहीं देगी, ये भी अपने को याद रखना है, ठीक है। और जो लॉस असेसर या लॉस सर्वेयर जो होता है, इसको जो लाइसेंस कौन देती है, लाइसेंस आर इशूड बाय IRDA, ये अपने को याद रखना है। लाइसेंस IRDA द्वारा ही इनको इशू की जाते हैं। इनका मान लो ट्रेनिंग होती है, एग्जाम भी लेती है, एग्जाम द्वारा वो एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जो IRDA है वो इनको लाइसेंस दे देती है कि आप लॉस असेसर के रूप में या रिस्क इंजीनियर के रूप में, मान लो नाम तो ये बिल्कुल सारे सेम है, मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, आप काम कर सकते हो। और यहाँ देखिए वेयर इम्पेनलमेंट इज
डन बाय इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करती है कि मुझे कितने पर्सन लॉस असेसर के रूप में अपॉइंट करने हैं। तो ये जो प्रक्रिया है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इंश्योरेंस कंपनीज ये ये डिफाइन करती है कि हाँ मुझे इतने लॉस असेसर चाहिए, तो वो उनको अपॉइंट कर लेती है। ठीक है गाइस, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आज अपने 18 क्वेश्चन हो गए हैं। बाकी के जो क्वेश्चन है वो अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आपको जितनी भी अपने क्वेश्चन कवर एमसीक्यूज कवर हुए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो अपना प्लीज जो स्कोर है वो जरूर कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिए कि आपके आउट ऑफ 18 कितने सही हो रहे हैं और कितने रॉन्ग हो रहे हैं। और किसी भी प्रकार का अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, उसका आप वहां से रिप्लाई मिल जाएगा अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो तो। सो थैंक यू दोस्तों। मिलते हैं अपने नेक्स्ट जो सेशन रहेगा उसमें, बने रहिए हमारे साथ। और जितने भी एस्पिरेंट है जो LIC ADO AA की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज ये जो वीडियो है वो शेयर कीजिए, ताकि एक अच्छे लेवल का कंटेंट उनको प्रोवाइड हो सके। एक अच्छी जो जो उन्होंने जितना भी तैयारी की है तो उसका जो MCQs के माध्यम से उनका जो नॉलेज है वो इम्प्लीमेंट हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।